नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने शपथ ली। यानी एक बार फिर नए गठबंधन के साथ, ये कहना चाहिए पुराना ही गठबंधन, लेकिन नए सिरे से नीतीश कुमार सरकार चलाने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी बहुत आक्रामक है। बीजेपी ने महागठबंधन पर कई हमले किए हैं और एनडीए के साथ करार तोड़ने को लेकर भी जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नीतीश कुमार पर धोखेबाजी के आरोपों के साथ पार्टी धरने पर बैठ गई है। सत्ता से बाहर हुई बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और जो उसके साथ धोखेबाजी करता है उसे वो तोड़ देती है। जी हाँ, तोड़ देती है। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश की शपथ के बाद जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उसी पर धोखेबाजी का आरोप लगा दिया। अब किसने किसके साथ धोखा किया है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आरोप एक दूसरे पर लगातार ये सिलसिला जो है आरोप लगाने का वो जारी है। और इन सब के बीच एक नया सवाल सियासत में जो उठ रहा है वो ये कि ये 2024 के चुनाव से पहले की नीतीश की तैयारी तो नहीं। यही बड़ा सवाल है, क्या ये 2024 के लिए जो गठबंधन है, ये जो विरोधी विचारधारा वाले दल है, ये क्या नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से आउट करने के लिए एक साथ आए हैं? इन सारे सवालों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समझ। और हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। सर, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ने जो कहा, उन्होंने कहा जो 2014 में आए हैं 2024 तक टिक भी पाएंगे क्या? आपका जवाब सर। देखिए, आप थोड़ा सा मुझे आप बस 1 मिनट वक्त दीजिए। नीतीश जी से हम लोग का संबंध आज का नहीं है ना। वो 95 में लालू प्रसाद से अलग हुए थे चारा घोटाले के भ्रष्टाचार के कारण। मैं उसका वकील था पटना हाई कोर्ट में। सीबीआई इंक्वायरी के लिए जनहित याचिका दायर किया था। जो ललन सिंह की बात आप कह रहे हैं वो भी बाद में पिटिशनर बने सुशील मोदी के साथ में। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, ट्रायल हुआ, लालू प्रसाद जेल में है, आपको कहानी मालूम है। तो लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार अलग हुए थे। अटल जी की सरकार में उनको रेल मंत्री, कृषि मंत्री बनाया। 2005 में उनको मुख्यमंत्री का नामकरण भाजपा ने किया। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और जदयू के नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह इस पक्ष में नहीं थे, वो बहुत नाराज हुए। और फिर 10 साल हम लोगों ने काम किया। तो हम उनको छोटा करते हैं कि उनको अपने कंधों पर बैठा के उनका कद बड़ा किया। नरेंद्र मोदी से नाराज हुए, 14 में अलग चले गए, 40 लोकसभा में 2 जीते, फिर 7 चले आए, 19 में हम जीते 17 सीट, वो जीते 16 सीट, 40 सीट में नरेंद्र मोदी के नाम पर, और 20 में विधानसभा जीते फिर नरेंद्र मोदी के प्रचार के कारण। नीतीश कुमार को सीटें बहुत कम आई थी। तो ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर जनादेश प्राप्त करेंगे। और बाबू ललन सिंह जो आपको कह रहे हैं, ये मुंगेर की सीट क्या नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं लोकसभा 19 में कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं? अदिति जी, मैं आपको एक बड़े विनम्रता से चुनौती देता हूं। जितने 16 एमपी हैं जदयू के बिहार में, उनसे एक बार बात कर लीजिए 1 to 1 कि लोकसभा किसके नाम पर जीते हैं, किसके प्रचार से जीते हैं, स्थिति साफ हो जाएगी। सवाल नंबर 2, आप 17 में आपने छोड़ा तेजस्वी जी का साथ, वो डिप्टी सीएम थे आपके, क्योंकि उन पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप रेलवे में, जमीन घोटाले में।
जमीन के बदले नौकरी देने के आरोप में, तो आपने कहा तेजस्वी जवाब नहीं देते हैं। आरोप किसने लगाया था? सुशील मोदी ने और ललन सिंह ने, जो अभी आपसे अपनी बातें कह रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो आज सब खत्म हो गया क्या वो? तो आपने कहा नीतीश कुमार ने 8वीं बार पद लिया शपथ, अच्छा कहा। बिहार की एक त्रासदी है अदिति जी की, कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं, लेकिन नीचे का समीकरण बदलता है। लेकिन हमारी पीड़ा दूसरी है, उनको नेता बनाया, बड़ा किया, कभी उपराष्ट्रपति के लिए अपनी चाहत कहते हैं, और आज हमारा बिहार फिर जा रहा है अंधकार में, अपराध में, वसूली में, रंगदारी में और आईएसआई और पीएफआई के खौफ में। लेकिन हम संघर्ष करेंगे और बिहार की जनता इस जनादेश के अपमान का जवाब देगी। रविशंकर प्रसाद जी, अगर मैं सही से सुन पाई सर, अभी आपने क्या कहा कि कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी चाहत रखेंगे? क्या मैंने सही सुना था सर? आज सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। जी जी, आपके जी के प्रतिनिधि वहां रहे होंगे, उसको निकाल के देख लीजिए आप जी। नहीं, लेकिन आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपसे इसे समझना चाह रही हूं सर, आपके पास जो अनुभव है। जी मैंने आपको बता दिया, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ऐसा है, एक बात आप जान लीजिए, हम लोग की एक भाषा में शिष्टाचार होगा, एक मर्यादा होगी। हमने एक बात मेरे एक मित्र सुशील मोदी ने कही, बड़ी जिम्मेदारी से कही, वो हम लोग भी जानते हैं, चाहत थी, कुछ ऊपर के महकमों में रखी भी गई थी कि इनका भी विचार करिए गंभीरता से, छोड़िए इस बात को। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आज बड़ा सवाल यह है, नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू कहते हैं, शुचिता की बात करते हैं, मर्यादा की राजनीति की बात करते हैं, उनके राजनीतिक सोच में कोई मर्यादा बची है क्या? यही तो सवाल है। कहां ठेल रहे हैं बिहार को और किसके साथ जा रहे हैं? और अगर जा रहे हैं तो 17 में छोड़ा क्यों था? और जरा सा एक बार अपने चैनल के अपने रिसर्चर को कहिए कि लालू जी ने इनको किस किस नाम से बुलाया था, उसको दिखा दें आपके चैनल पर एक बार। और तेजस्वी जी ने इनको किस किस नाम से सदन और सदन के बाहर में संबोधित किया है, उसको दिखा दें। उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। सर, हमारे दर्शक, करोड़ों दर्शक जो इस समय आपको जी न्यूज के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, वो जरूर आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि नीतीश बाबू के गुस्से की असली वजह क्या रही, क्योंकि हमने बीते 24 घंटों में अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा बयानबाजी देखी है सर। उन्होंने, जेडीयू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि धोखेबाजी की गई। जेडीयू ये भी आरोप बीजेपी पर बार बार लगा रही है कि जेडीयू को तोड़ने की साजिश की गई बीजेपी द्वारा। आपने ललन सिंह का जिक्र आपने भी किया और हमने अपने दर्शकों को भी उनका रिएक्शन सुनवाया था। जेडीयू बार बार ये भी कह रही है कि जो बीजेपी के पहले के नेता थे वो गठबंधन धर्म निभाना जानते थे, तो जो लीडरशिप है उस पर भी अटैक कर रही है। ये नीतीश जी के अलग होने की असली वजह क्या है सर? क्या है इनसाइड स्टोरी? देखिए, मैं थोड़ा इसका बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है। आज अमित शाह जी ने उनसे बात किया था और उस बातचीत के सार को भी आज सुशील मोदी ने सार्वजनिक किया है। उन्होंने कोई आशंका प्रकट नहीं की। हमारे उप मुख्यमंत्री पूर्व किशोर प्रसाद मिले, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी मिले, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में आए थे, अच्छी तरह में बातचीत हुई थी मंच पर, आपने भी लाइव दिखाया था, कोई परेशानी नहीं थी। अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले बिहार में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम था, 7 मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, माननीय अमित शाह जी थे, माननीय नड्डा जी थे, दोनों की सहमति और हम लोग से चर्चा करके ये घोषणा कराई गई भाजपा के महामंत्री अरुण सिंह के द्वारा राष्ट्रीय कि 24 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा का चुनाव होगा बिहार में और 25 में विधानसभा नीतीश जी की अगुवाई में होगा। तब तो आपने मना नहीं किया, आप मुझे बताइए। और आपने जो बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई की भाजपा अटल जी और अडवाणी जी की भाजपा नहीं है, गठबंधन धर्म में नहीं निभाने आता है, तो आप क्यों वापिस आए? आप नहीं आते ना साथ में, आप कहते मैं अकेले लड़ूंगा।
मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए आप। जब आप तेजस्वी यादव से पीड़ित हो गए थे भ्रष्टाचार से, तो आपने कहा नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ मैं नहीं जाऊंगा। तो ये होती आपकी नैतिकता, मैं अकेले लड़ूंगा। तो वो तो हिम्मत आप में है नहीं है ना। तो उनकी अगुवाई में चले भी गए। हमसे आग्रह किया कि हम सिर्फ 2 MP हैं, लेकिन हमारी ताकत थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो हमने बराबर बराबर सीट दी। हम 17 जीते, वो 16 जीते। तब तो आपको आपत्ति नहीं थी। फिर आपको कहने का अवसर था कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी के नहीं मानते, ये भाजपा दूसरी है, हम विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। तो वो भी हिम्मत नहीं हुई। और 43 हो गए घटकर। और नरेंद्र, देखिए, मैं आपको बिहार के चुनाव प्रचार में, पता नहीं आप आई थी नहीं आई थी, अगर नरेंद्र मोदी प्रचार नहीं करते तो हम लोग यहाँ हार गए थे। पहला 5 चरण का चुनाव था। फर्स्ट चरण का में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ खत्म होती है, फुलवाड़ी से लेकर जाइए और यूपी में घुस जाइए आप। सिर्फ एनडीए को 3 सीट मिली थी। तब मोदी जी कसकर उतरे, 2nd फेज, 3rd फेज, 4th फेज, 5th फेज, और कहा जंगल राज के 2 युवराज। उस समय तेजस्वी जी और राहुल जी साथ थे, और रिजल्ट आया आपने देखा। तो आप कह सकते थे कि नहीं, हम साथ नहीं लड़ेंगे। और जब आपको 43 आ गई, और माननीय मोदी जी ने भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के विजय के कार्यक्रम में कहा बिहार की जीत पर कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो फिर आप कहते क्षमा करिए, हम नहीं होंगे, भाजपा गठबंधन धन निभाना नहीं जानती है। तो ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, उनको पिछले 20 साल में हमने बड़ा करके नीतीश कुमार बनाया, अपने कंधों पर अपना त्याग कर करके, अपनी बढ़त के बावजूद। और आज जब चले गए तो कहते हैं भाजपा दूसरी है। इस पर कौन विश्वास करेगा अदिति, मुझे बताइए आप, कौन करेगा विश्वास? ये कौन सा तर्क है? ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी नैतिकता है? क्षमा करिए, आज थोड़ा मैं गुस्से में हूं, लेकिन यह नैतिकता की दुहाई सुनकर क्या जवाब दिया जाएगा कि ये भाजपा वो भाजपा नहीं है? इसे कहते हैं राजनीतिक अवसरवादिता। और एक बात का जवाब मैं आपको और दे दूं, वो जो आरसीपी प्रकरण चल रहा है, उनके पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बने, वही मेरा अगला सवाल भी कभी आप अपेक्षा कर सकती हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूं, तो मुझे जवाब देने दीजिए उसका। क्या आप कभी सोच सकती हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार से पूछे बिना कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा? और कभी माननीय नरेंद्र मोदी जी या माननीय अमित शाह जी ऐसा करते हैं क्या? मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, अमित शाह जी ने बातचीत की थी, सहमति से हुए थे। और ये बात स्वयं रामचंद्र बाबू ने कही है, कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। लेकिन अगर एक बात हम मान भी लें, तो किसने मना किया था? रामचंद्र सिंह कब बने थे केंद्रीय मंत्री? 7 जुलाई 1921 को। नीतीश जी को कहना चाहिए था, रामचंद्र जी यू रिजाइन, आप इनाम से पूछे बने हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकायदा उनको बधाई दी जाती है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में प्रस्ताव पारित होता है कि हमें इस बात की खुशी है कि रामचंद्र बाबू केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, इसलिए हमको दूसरा अध्यक्ष बनाना है। और आज आप ये सवाल करते हैं। तो मालूम है कि ललन सिंह भी और बाकी लोग भी बहुत दावेदार थे, तो छोड़िए, उनके अंदर की बात है। लेकिन राजनीति में कभी सच्चाई ईमानदारी से बात होनी चाहिए। तो आप राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं, पर बैठे थे आज। जी जी, आप राजनीति में शुचिता की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल जो बीते 36 घंटे में बार बार डिस्कस हुआ है, खुद नीतीश कुमार जी से कई बार पूछा गया है, एक नेता होने के नाते, एक फॉर्मर मिनिस्टर होने के नाते, लंबे राजनीतिक अनुभव के नाते, ये आपको लगता है कि ये नाराजगी इमीडिएट नहीं, ये 2024 की तैयारी है, ये प्रधानमंत्री बनने की एम्बिशन है? देखिए, हर को ख्वाब देखने की आजादी है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सपना देखने की आजादी हर भारतीय को है, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और जनता के विश्वास के कारण वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे 24 में भी और 29 में भी। लेकिन सपने आप देखिए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जिस नए महागठबंधन में गए हैं वहां तो कई दावेदार पहले से ही बैठे हुए हैं। राहुल जी क्या करेंगे?
उनकी बहन प्रियंका जी क्या करेंगी, ममता जी क्या करेंगी, और हैदराबाद में एक जो केसीआर साहब हैं उनके भी एम्बिशन है, दक्षिण से स्टालिन साहब के भी एम्बिशन है। तो वहाँ तो भावी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाओं की एक लंबी कतार है दीदी जी। नीतीश कुमार जी वहाँ भी शामिल हो जाएं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं है, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपने कहा कोई वैकेंसी नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, क्या ये कहें भारत की सियासत में नरेंद्र मोदी वो ऑपोजिशन जो अक्सर बिखरी हुई दिखाई देती है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा फैक्टर है जो इस ऑपोजिशन को एक साथ लाने का काम कर सकते हैं? देखिए, इसमें भी थोड़ा मैं आपको एक अपनी सोच देना चाहूंगा। एक समय कांग्रेस एंटी कांग्रेसिज्म चलता था, याद है ना आपको? उसके बाद फिर भाजपा धुरी बनी, और आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा पूरे देश में फैली है। 14 जीते, 19 जीते, 24 भी जीतेंगे, अभी यूपी जीते, तन निर्णायक। देश की सोच बदली है। ये देश राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, समेकित विकास, सबका साथ सबका विकास की धारणा पर चला है। अभी कोरोना में लोग मजाक करते थे, इसी भारत ने 200 करोड़ लोगों को टीके दिलवाया, नहीं दिलवाए? मुफ्त टीके, दुनिया का रिकॉर्ड है मेड इन इंडिया। जो टीके 50 कंट्री में बाहर भी गए, ये भारत ने करके दिखाया ना। जनता देखती है ना, 80 करोड़ लोगों को खाना मिला, जनता देखती है ना। तो यही कारण है जीत का, जो लाभार्थी नए आए हैं, जो जात पात इस तरह के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर एक नई लोकतंत्र की बुनियाद दिख रहे हैं। अब लोग नहीं समझते तो क्या करें हम, और समझने दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। लेकिन हाँ, फिर कहूँगा, एक बिहारी होने के नाते मुझे पीड़ा है अपने प्रदेश की, कि फिर वही खौफ, वही अपराध, वही अपहरण, वही बालू माफिया और बाकी माफिया के प्रोत्साहन और की सरकार खड़ी हुई है। लेकिन हम संघर्ष करेंगे। आपको याद है ना कि जिस समय लालू प्रसाद बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कोई बोलता नहीं था, उस समय लोग भिड़े थे उनके खिलाफ। हाँ, चिंता मत करिए, और अवसर आएगा तो नीतीश जी के खिलाफ कसकर भिड़ेंगे। लेकिन बिहार की जनता को कभी हम खौफ के साये में त्रस्त नहीं होने देंगे, ये कहना चाहते हैं आपके चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर रविशंकर प्रसाद जी, फॉर्मर मिनिस्टर। आपने वक्त निकाला सर, और आपकी आवाज़ का गुस्सा, आक्रोश जनता तक पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, और हमारे साथ नितिन नवीन हैं, बीजेपी बिहार के नेता हैं, सत्य प्रकाश जी जेडीयू के नेता हैं। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह से राजनीति में ना परमानेंट एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, और ना ही परमानेंट दोस्त होते हैं। सत्य प्रकाश जी हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए, और अरुण पांडे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन सत्य प्रकाश जी, आपने सुना फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को, आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी, आपका जवाब सर? उनका गुस्सा और उनकी नाराजगी से ज्यादा गुस्सा बिहार की जनता में है। बिहार की जनता और बिहार की जो गठबंधन की पार्टियां चल रही थी, उन तमाम विधायकों के मन में जो गठबंधन धर्म नहीं निभाने की भाजपा के प्रति जो गुस्सा था, उसको परिलक्षित कर दिया गया है। रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी जिनका कोई आधार नहीं था। उन्होंने बहुत सारी बातें निराधार की हैं, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो बिहार के एक वरिष्ठ नेता रहे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने आज प्रेस वार्ता करके जिन बातों को उठाया है, वो भारत में किसी भी गठबंधन को चलने के लिए ये साबित करता है कि वो गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निभा नहीं रही थी। तो जब आप किसी यात्रा में शामिल हों और आपका साथी आपको लगातार पीछे करने की कोशिश करे, आपको धोखा देने की कोशिश करे, आपको समाप्त करने की कोशिश करे, तो वैसी यात्रा में उस साथी के साथ ज्यादा चला नहीं जा सकता। आज भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन है कि दो समाजवादी महाशक्तियों ने आपस में हाथ मिलाकर बिहार के विकास की यात्रा को और मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाया है, और वो देश की राजनीति पर आने वाले समय में एक बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और भी कई तथ्य हैं भारत की राजनीति की, दोनों पक्षों से बातें हो रही हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है, लेकिन सवाल तो उठ रहा है। अभी आप राजनीतिक शुचिता में
पिछले 40 साल की नीतीश कुमार जी के राजनीति में कोई एक लेश मात्र का कोई संदेह नहीं रहा। न्याय के साथ विकास उनके सिद्धांत रहे। उन्होंने समाज के हाशिए पे पड़े लोगों को विकास पहुंचाया और विकास पर उन्होंने कभी किसी से कोई समझौता नहीं किया। ना उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति के साथ कोई समझौता किया, ना उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता कभी जीवन में किया है। नीतीश कुमार का एक लक्ष्य है कि वो देश की तरक्की में बिहार की तरक्की को और ज्यादा सर्वाधिक बढ़ा सके और 11.3% का विकास दर उन्होंने हासिल भी किया। उन्होंने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया, लेकिन उस विकास में जो साथी बने थे, जो भारतीय जनता पार्टी साथी थी, उसने अगर लगातार पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, लगातार उसको डिस्टर्ब करने का काम किया, तो वैसे पांडे जी आपका कमेंट लेना चाहती हूँ। यहाँ पर बातें हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सर, लेकिन बिहार की सियासत में जो इस वक्त हुआ है उसमें किसका फायदा और किसका नुकसान है? क्योंकि बड़ा फियर जो बीजेपी आरोप लगा रही है, वो ये आशंका जता रही है, वो कह रही है कि सत्ता तो नीतीश कुमार के हाथ में होगी लेकिन रिमोट कंट्रोल तेजस्वी यादव का। देखिए, वो सत्ता तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के ही हाथ में होगी, इसलिए कि कल भी वो मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है, तो एक तो नुकसान बिहार में तत्काल इस बदलाव का, इस पार्टी जिसको कहते हैं पार्टी मार रणनीति और राजनीति का जो परिणाम हुआ है, उसमें तत्काल तो भाजपा को नुकसान हुआ है, भाजपा को झटका लगा है। और 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में जो अभी तक नीतीश कुमार के साथ रहकर, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी जो राजनीति करती रही और लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करने के लिए 15 साल की जो सत्ता थी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की, सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश के चेहरा को आगे रख के और ये पूरी राजनीति बिहार में होती रही। तो आज नीतीश कुमार यदि फिर पाला बदल लिए हैं तो नुकसान भाजपा को है। और 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में आपको याद होगा 2014 का वो चुनाव जिस समय लालू और नीतीश मिले थे, परिणाम आया था। ठीक है, तो ठीक है, उसकी एक अभी जेडीयू की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। सर वापस आपको मंच दूंगी मैं। विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है। और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। तो देख रहे हैं आप किस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अरुण पांडे जी जल्दी से आप बात पूरी कर ले सर, 20 सेकंड्स में। मैं ये समझना चाह रही हूं आपसे कि एक तरफ स्टेट लेवल पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ नेशनल पॉलिटिक्स है। क्या इसका असर जो नेशनल एम्बिशन से जोड़कर देखा जा रहा है नीतीश कुमार की 2024 के लिए, नेशनल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये नेशनल पॉलिटिक्स का असर अब है कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो वहां कांग्रेस के राहुल होंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस उन्हें कबूल करेगी? और फिर उड़ीसा से पटनायक हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, अब ये सब लोग का सपोर्ट होगा तभी वो प्राइम मिनिस्टर का विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। तो अभी लाख टके का सवाल है कि बिहार से बाहर अभी उनकी इस रूप में स्वीकारता होगी कि नहीं होगी। लेकिन पीएम बनने की जब चाहत थी तो ये पूरा बिहार का जो बदलाव है, सिर्फ नीतीश कुमार की पीएम बनने की जो महत्वाकांक्षा, जो बुरी बात नहीं है, उसी महत्वाकांक्षा को आगे रखकर अब वो जैसा आज उन्होंने बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो अब 2024 तक वो फिर केंद्र की राजनीति में जाएंगे। और यहाँ नीतीश के साथ, नीतीश कुमार ने जो अभी तेजस्वी के साथ और राजद के साथ जो समझौता हुआ है, आगे का भविष्य यहाँ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है राजद के तेजस्वी, वो उनकी राजनीति चलेगी। तो अब ये सवाल यही है जो मैंने आपसे कहा कि ठीक है, सिर्फ पीएम बनने की चाहत जो थी इसके कारण उन्होंने राह बदली है। ठीक है, नितिन नवीन जी आप देख रहे हैं जेडीयू आप पर लगातार हमलावर है, तरह तरह के आरोप, गठबंधन का धर्म नहीं निभाना, कई आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, हम पे आरोप लगाने वाले खुद के गिरेबान में अगर झांक लेते तो शायद ये परिस्थितियां उनको समझ में आ जाती। और जो अभी हम पे आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछूंगा कि 2017 में भी तो आपने अपने सिद्धांतों के का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का तय किया। आज उन सिद्धांतों का क्या हुआ? आप भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की रणनीति पर बात करते हैं, आज वो करप्शन पे चार्जशीटेड व्यक्ति को आपने डिप्टी सीएम बनाने का सोचा,
उस सिद्धांत का क्या हुआ? नीतीश कुमार ने जब जब कुर्सी छोड़ी है और दूसरी कुर्सी थामने का काम किया है तो कोई ना कोई सिद्धांत का हवाला दिया है। मेरा मानना है सबसे अधिक सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो नीतीश कुमार होगा। पूरे बिहार और पूरे देश में इस प्रकार से राजनीति के इस स्तर पर जाकर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। इन्होंने विकास का मॉडल जरूर सामने रखा, लेकिन साथ में विनाश के रूप में भ्रष्टाचारियों के साथ शुरू से उन्होंने लगातार अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए किया। और हम पर आरोप लगा रहे हैं। अविनेश अवस्थी जी, एक कमेंट में आपका चाहती हूँ जल्दी से। हम देख रहे हैं राजनीतिक शुचिता की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन कभी नीतीश कुमार एनडीए के साथ, कभी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ, और नीतीश कुमार कह रहे हैं मेरी पार्टी तोड़ने की साजिश थी। वो गठबंधन का धर्म याद दिला रहे हैं। तो ये राजनीतिक शुचिता आएगी कैसे? अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि नीतीश जी ने जो तेजस्वी यादव और लालू यादव द्वारा दिया गया नाम था वो उसको सार्थक चरितार्थ किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार 8 बार, शायद 8वीं बार शपथ लिए, लेकिन एक बार भी शायद अपने दम पर तो कभी शायद वो सीएम नहीं बन पाए। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनकी जो भी पार्टी रही है, समता पार्टी या जो भी पार्टी रही है, जेडीयू रहा, शायद कभी अपने दम पर तो वो वहाँ पर बहुमत नहीं पा पाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय राजनीति में एक बात चलती है ना कि यहाँ पर कई बार होता है कि फला सरकार गिरा दी गई तो उससे सहानुभूति, ये सहानुभूति बिहार की जनता और देश की जनता में भाजपा के साथ है। क्योंकि नीतीश कुमार जितनी बार पार्टी बदले हैं बिना किसी वजह के, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच शेयर कर रहे थे, तब उनको नहीं मालूम था। उसके बाद वहाँ पर बात हुई, तब उनको मालूम नहीं था। उसके पहले उनको मालूम नहीं था। बात सीधी सी ये है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होते ही जो जिस चीज़ की उन्हें उम्मीद थी या जो महत्वाकांक्षा पाली थी, जैसा सुशील मोदी ने भी कहा, वो उनकी पूरी नहीं हो पाई तो उनको बाहर होना ही था, शायद दूसरे लोगों के साथ मिल करके। और ये बीजेपी को ये दिखाना भी था कि आपने नहीं बनाया तो हम अलग भी हो सकते हैं, ये दिखाना था। लेकिन अदिति जी, इसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 10 सेकंड और लूँगा। अभी बीजेपी के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में और 2025 के विधानसभा इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी होता, उससे बीजेपी मुक्त हो गई है। और बीजेपी अब उस रूप में जाएगी बिहार की जनता के समक्ष, जो पूरे देश में एक नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उनके दम पर जब बिहार में इलेक्शन लड़ेगी तो बीजेपी निश्चित रूप से, जैसा 2014 में नीतीश के बिना इलेक्शन लड़ करके जीती थी, उससे कहीं ज्यादा इस समय बीजेपी बिहार में जाएगी। जितनी बिहार के लोगों से मेरी बातचीत हुई है उनका यही आंकड़ा है। ये तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को तो ये सूट करता है। नहीं, बीजेपी अकेले एक बार बिहार में चुनाव लड़कर 53 सीट जीत चुकी है, तो उसको तो हम दरकिनार करें। बीजेपी अकेले वहां चुनाव जीत नहीं सकती, पहला। दूसरा, उन्होंने एक आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत पहले कह दिया गया कि ना वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं ना वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो वो दोनों में से कुछ जब बनना नहीं चाहते तो ये आरोप लगाना कि ये नहीं बनाया तो ऐसा हुआ, जब सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने कुटराघात किया और उससे 2014 में कितनी लोकसभा जीती थी? उन्होंने हमें सहयोग नहीं किया। हमने उस समय भी कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, उसके बाद भी चलिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन लगातार अगर आप गठबंधन धर्म ना निभाएं और उसके साथ लगातार पीछे से छिपे साजिश करते रहे, हमारी पार्टी के एक नेता के छिपे हुए साजिश का पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद कोई मतलब नहीं बनता कि हम वैसे गठबंधन के साथ चले जो बिहार के विकास में अड़चन पैदा हो जाए। क्योंकि हमें हमारे नेता का एकमात्र सिद्धांत है न्याय के साथ बिहार का विकास करना, और न्याय के साथ विकास यदि कोई भी आड़े आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, उस पर समझौता नहीं हो सकता। प्लीज, ठीक है। बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे?
भी हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जिसका समझौता था बीजेपी के साथ और शिवसेना ने जब धोखा दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। ये क्या कह रहे हैं नितिन नबीन? सुशील मोदी क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा शिवसेना ने धोखा दिया तो परिणाम सबने देखा। क्या कहना चाह रहे हैं? जेडीयू का भी यही हश्र होगा? चलिए, नितिन नबीन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर सत्यप्रकाश जी, आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने आज खुद ही कहा है कि ना हम कोई, हमारे पास ऐसा कोई चीज है कि आपको जितना ईडी, पीडी, सीबीआई जिसका इस्तेमाल करना है, हमने चुनौतीपूर्ण स्थिति में सरकार बनाई है और हमने विपक्ष की भूमिका निभाने की चुनौती को स्वीकार किया है। क्या इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका समाप्त हो जाएगी सिर्फ इस डर से कि कोई सत्ताधारी समाज अपने लाखों षड्यंत्रों से ऐसी संस्थाओं का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल करने लग जाएगी? तो फिर विपक्ष की भूमिका देखेगी और यह चुनौती है मौजूदा सरकार को, यह एक तरह से जवाब है और चुनौती है कि आप हमारे खिलाफ इस तरह के षड्यंत्रकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे नेता की छवि बेदाग रही है और उन्होंने 40 साल के राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा की है और सेवा करने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई आक्षेप लगाने की हिम्मत इस लोकतंत्र में तो नहीं कर सकता। उन्हें जितना करने आजमाना है हाथ आजमा लें, लेकिन बिहार की जो नीतीश कुमार की आज जो ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई है, इसका जवाब आने वाले वर्षों में भी आपको देश की राजनीति में दिखेगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए अवनीश अवस्थी। ये कह रहे हैं इस तरह की चुनौतियां, इस तरह की साजिशें, ये सत्ता पक्ष द्वारा इस तरह की धमकियां। नहीं, अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। ये कह रहे बेदाग रहा है। पहले राजनीति में, भारतीय राजनीति में मुहावरा चलता था भजनलाल हो जाना। अभी मालूम है क्या है? अभी पाटलिपुत्र को लोग पलटू पुत्र कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे जाके देखिए आप, इनको यहाँ अंदर बैठ करके, जेडीयू के ऑफिस में बैठ करके इनको लगता नहीं है कि बिहार की जनता इनके बारे में और देश की जनता इनके बारे में क्या सोच रही है। और जो कह रहे हैं ना अकेले, आप ये बताइए 2014 के इलेक्शन में जब बीजेपी लड़ी थी तो कितनी लोकसभा के इलेक्शन जीती थी? सोशल मीडिया, एक सेकंड पहले भैया बात सुनिए, पहले मैं पूरी बात कह लूं फिर जवाब देना। मैं पहले पूरी बात कह लूं फिर जवाब देना, आराम से देना, तसल्ली से देना। 2 साल है अभी आपके पास। अरे 2024 तक 2 साल है ना, आप जवाब देते रहना। सवाल आप पर ठोके जाते रहेंगे, जवाब आप देते रहना। 2 साल हैं आपके पास 2 साल है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, 2014 में बीजेपी किसके साथ लड़ी थी? कितने जीती थी? नीतीश तो साथ नहीं थे, लालू भी साथ में नहीं थे। कितने लोकसभा जीती थी? कितनी लोकसभा सीट जीती थी? बताइए ना, अब बोलिए ना। बीच में अकेले चुनाव लड़े थे, हम अकेले चुनाव लड़े थे 2014 में। हमने अपने सिद्धांतों से विश्वास ही ना हो, जिसका विश्वास ही ना हो, जिसका विश्वास ही ना हो, जिसका कोई विश्वास ही ना हो। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा तो बताइएगा। इस समय नीतीश के साथ हैं, लालू यादव, उनको 2017 याद नहीं है कि ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है। जैसे अर्थ फिल्म आई थी, उसमें वो कहते हैं आपकी बात उस कागज पे साइन कराना चाहती हूँ जिस कागज का कोई अर्थ नहीं है, उस आदमी का साथ लेना चाहते हो जिसका साथ का कोई मतलब नहीं है। वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी अलग हो सकता है। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए देखिए देश में दो धारा की राजनीति है अवस्थी जी, ना हो क्या फर्क। और समाजवादी धारा की राजनीति जब राष्ट्रवादी धारा की राजनीति से टकराती है तो ऐसे ऐसे तर्क आपके जरूर निकलेंगे। इस देश में विपक्ष की भूमिका 2024 तक क्या होगी, ये आने वाला समय बताएगा। समाजवादी का अर्थ बताऊं मैं आपको, तो समाजवाद का अर्थ बताऊं मैं आपको। आप रहने दीजिए ना, लालू यादव के परिवार के साथ गए हैं, लड़की की शादी में अरबों रुपए खर्च किए थे, वो समाजवाद है? नहीं बोल रहा था, वो समाजवाद है। वो जी आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। कन्विक्टेड है वो समाजवाद बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। अवस्थी जी एक सिद्धांत तो लागू करिए। समाजवाद का नाम लिया इसलिए मैंने कहा।
नहीं आप कहिए जो आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। समाजवादी धारा वो है जो समाज के आखिरी हाशिए के विकास के लिए हमेशा आप बोलिए ना, बोलिए और तत्पर रहता है। जब भारत की समाजवादी शक्तियां आपस में हाथ मिला करके सो कॉल्ड राष्ट्रवादी शक्तियों के सामने विपक्ष की भूमिका में खड़ी हुई है तो आपको नींद तो आपकी उड़नी स्वाभाविक है। और नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, राजनीति की साख है पूरे देश में, उसको कोई इस देश में चुनौती नहीं दे सकता। ये बात सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय राजनीति में बिहार की परिस्थितियों में लोगों के बीच वार पलटवार के बीच अरुण पांडे मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, ठीक है सर, अभी भी ये राजनीतिक वार पलटवार है, लेकिन जनता जरूर ये समझना चाहेगी कि पहले आप साथ क्यों थे, और अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही थी तो इतने समय तक साथ क्यों रहे, और अब अगर आप अलग हो गए तो सारी कमियां अब आपको दिखाई देनी शुरू हुई। तो राजनीति में अवसरवादिता को लेकर सवाल उठेंगे सर, चाहे वो बीजेपी की तरफ से किया जाए या वो आपकी तरफ से किया जाए, सवाल हमेशा उठेंगे। लेकिन अरुण पांडे सर प्लीज, मैंने आपको बहुत देर मंच दिया है सर, मैंने आपको बहुत देर मंच दिया, बहुत देर मंच दिया है मैंने आपको। सरोज तिवारी जी कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक अवसरवादिता की बात तो आपके कॉन्टेक्स्ट में भी की जा रही है, आपके संदर्भ में भी की जा रही है, आपका जवाब सरोज तिवारी। नहीं, मैं कह रहा था रीति जी कि जब नीतीश कुमार ने ये पाला बदला है, जब इन्होंने पलटी मारी है तो कुछ तो कहेंगे ना कि उन्होंने भाजपा से क्यों नाता तोड़ा और धोखा किसने किसे दिया। अब भाजपा कह रही है कि धोखा जदयू ने दिया, जदयू कह रहा है कि भाजपा ने, तो ये तो अब बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें हो रही हैं सिर्फ ये आज सरकार में सब कुछ कुर्सी के लिए और सत्ता के लिए बदलाव हो रहा है। नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल में 6 चुनाव हुए, 6 बार मुख्यमंत्री बने, सरकार करती है। इस सारा बदलाव सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए हुआ है। इसमें कोई जो धारा की बात कर रहे हैं, न धारा है, न सिद्धांत है, न कोई दृष्टि, ये बात है नहीं, सिर्फ सत्ता के लिए। आज बिहार की जो हालत है, न समस्या की कमी है। और ये मुझे कहने में झिझक नहीं है कि नीतीश कुमार का जो फर्स्ट 5 ईयर था और उसमें फर्स्ट ईयर जो उन्होंने परफॉर्म किया सरकार को, लोगों ने लालू यादव और राबड़ी देवी की सत्ता के जाने के बाद लोगों ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया कि बिहार की तस्वीर बदली थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, भाजपा साथ थी तभी प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर है और खुद मंत्री ही जब भी तबादले होते हैं। एक जवाब मैं सर सरोज तिवारी से ले लेती हूँ सर प्लीज। कांग्रेस पर भी राजनीतिक अवसरवादिता के आरोप लग रहे हैं, आपका जवाब। मैं बोल रहा हूँ, ये एक आदमी को चुप कराइए भाई, ये लगातार बोलते हैं। अवसरवादिता राजनीति में अब किसी के लिए भी कहने के लिए नहीं रह गई है। इसमें भाजपा भी अपना बोल नहीं सकती है क्योंकि इनकी अवसरवादिता हर जगह दिखती है। 2017 में 180 विधानसभा के सदस्य थे महागठबंधन के, तब इन लोगों ने कौन सी अवसरवादिता नहीं दिखाई थी? तब ये कौन सा अपना किस तरीके का नैतिकता लेकर चले थे? आज दुहाई दे रहे हैं, आज रो रहे हैं, बिना मतलब रो रहे हैं। आपको अब रोने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपने किया टीट फॉर टैट हो गया, अब तब आपको दर्द हो रहा है। आपने महाराष्ट्र में जो किया वो अवसरवादिता नहीं था तो क्या था? आपने कर्नाटका में जो किया, आपने गोवा में जो किया, आपने हिस्ट्री बना दिया है। हो सकता है आप कह दें कि कांग्रेस के शासन में भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन इस तरह से नंगाई नहीं होती थी जिस नंगाई की पराकाष्ठा पार कर गई है बीजेपी। शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ा सा संयम बढ़ता जा सकता है, शब्दों के इस्तेमाल में थोड़ा सा संयम और मर्यादा बढ़ती जा सकती है। आप अपनी इस बात को और बेहतर शब्द के इस्तेमाल के साथ कह सकते हैं सर। आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, इस पर मैं जवाब अवनीश अवस्थी से लूंगी। अवनीश अवस्थी ये कह रहे हैं कि आज राजनीतिक अवसरवादिता की बात, सर सुन लीजिए ना प्लीज, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। राजनीतिक अवसरवादिता की बात की जा रही है, राजनीतिक अवसरवादिता कर्नाटक में नहीं दिखी थी, महाराष्ट्र में नहीं दिखी, आप ही से सवाल है अवनीश अवस्थी, जवाब। हाँ, मैं अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। अभी क्या कहा है पूरा जेडीयू और नीतीश कुमार ने? ये नहीं कहा कि बिहार में विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, बिहार में विकास नहीं हो रहा था, मुझे काम नहीं करने दिया, इसलिए नहीं, मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, इसलिए मैं उन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के सरकार बना रहा हूं जिनके मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग हुआ था। बिहार की जनता कहीं नहीं है सामने, बीच में नहीं है, केंद्र में नहीं। वो तो कह रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन भ्रष्टाचारियों के साथ हो गया। एक बार भी कल से लेके आज तक एक बार भी ये कहा गया? भैया कौन बोल रहा है ये बीच में? दल ही तो तोड़ सकते हैं।
ये तोड़ने की कोशिश कौन कर बोल रहा रहा है ये बीच में? अगर ये भैया बात तो सुन लीजिए, जो भी बोल रहे हैं जरा मैं उनको समाजवाद के नाम पे बता दूं। भ्रष्टाचारी किसको कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी आप भाजपा। अरे अच्छा, ये कांग्रेस के भ्रष्टाचारी है तभी इतना विधायक खरीद रही है। ओपन फैक्ट है, कोई ऐसा है जो नहीं जानता? देखिए कोई ऐसा एक व्यक्ति कांग्रेस के जो भी नेता बोल रहे हैं, मैं उनसे एक बात हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आपके प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। वो भ्रष्टाचार नहीं था, वो संविधान द्वारा प्रदत्त था। आप ये कहना चाह रहे हैं? कौन खाता था वो? कौन खाता था वो? अरे खाता कौन था वो, ये बताइए। अरे 1857 में मनमोहन सिंह की बात बताऊं? मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि राजधर्म निभाने के लिए मुझे भ्रष्टाचार को स्वीकार करना पड़ता है। अरे मनमोहन सिंह जी ने कहा, आपके आखिरी कांग्रेस के आखिरी प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी थे ना। उन्होंने कहा था कि राजधर्म निभाने के लिए मुझे भ्रष्टाचार को स्वीकार करना पड़ता है। पैसा देकर के आप विधायक खरीदते हैं और उसके बाद आप भ्रष्टाचार की दुहाई दूसरी सरकारों को दे रहे हैं। जो सरकारें भ्रष्टाचार करी वो हार गई, आप जीते और आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप नोटबंदी में क्या किए? ब्लैक मनी खत्म हो गया, ब्लैक मनी आप विदेश से ले आए, चले गए। फिर से अपने दर्शकों को सुनवाते हैं आज किस तरह से राजनीतिक वार पलटवार हुआ। ये नोटबंदी में आपके घर रिपोर्ट देखिए, आप रिपोर्ट दिखाइए पहले। गरीब का नुकसान नहीं। बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते। हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना हमने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जगह भारतीय जनता पार्टी में खाली नहीं। इतना ही अहंकार है तो आए और कहें कि मैं प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हूं और बिहार में लोकप्रियता दिखाएं। फिर बिहार की जनता 2014 की तरह उनको दिखा देगी रास्ता। आने दीजिए वक्त और इन लोगों को धूल चटा देगी जनता। धोखा देने वाले नीतीश जी को बिहार की जनता सबक सिखाए। 19 का लोकसभा नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत हुई, तो एक जनादेश का अपमान कर रहे हैं। विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। तो किस तरह से वार पलटवार हुआ आपने देखा। यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा दोनों ही खेमों में, चाहे वो बीजेपी का खेमा हो या फिर जेडीयू का खेमा हो, दोनों ही गुस्सों में, दोनों ही खेमों में कहना चाहिए आक्रोश है, गुस्सा है। और यहाँ पर अरुण पांडे जी, संक्षेप 30 सेकंड्स में मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि नीतीश कुमार, आज हमने देखा उपराष्ट्रपति पद की लालसा थी नीतीश कुमार को, इस तरह की बातें भी कही गई। थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को भी सुना। ये जो एनडीए से जेडीयू आउट हुई, उसकी रियल वजह, इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, रियल बजट आप यदि कहेंगे तो 2000 पिछला विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को तीसरे रोल नंबर की पार्टी हो गई। अब भाजपा उनसे दूनी सीटें जीती थी। ये कसक कुछ चुनाव से शुरू हुई और पीछे 1.5 साल से जो सरकार चल रही थी, सब पूछिए उसमें दोनों दल की ओर से, जदयू और भाजपा की ओर से नेता और मंत्री विधायक का जिस ढंग से सरकार पर हमले हो रहे थे,
जो बयानबाजी हो रही थी, ये लग नहीं रही थी कोई जदयू भाजपा की साझा सरकार। ये उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के कई नेताओं का, इवन मंत्री का, और इन लोगों ने सरकार के कामकाज पर, अब यहाँ तबादला उद्योग चलने की बात बीजेपी के विधायक ने की थी। इसी तरह से कई मुद्दे पर, खास करके अब वो एनआरसी का मुद्दा हो, जातीय जनगणना, कई ऐसे मुद्दे आए सामने जिसमें जदयू और भाजपा के बीच मतभेद उठ गए और ये कारण से नीतीश कुमार बड़े असहज थे। और ये जो बात मैंने कही कि नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षा का ये परिणाम है, इसलिए कि वो कल भी मुख्यमंत्री थे, भाजपा के सहयोग से, आज राजद के सहयोग से हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहा है, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो चेहरा है, असली रिमोट तो तेजस्वी यादव के पास रहेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने हमेशा अपने सभी गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर जो भी सरकारें चलाई, सबको सम्मान दिया और इस उम्मीद में कि उनकी जो विकास की यात्रा है वो निरंतर चलती रहे, बिहार के विकास के लिए वो सदैव काम करते रहे हैं। और इस कार्य में जो लोग भी आज शामिल हुए हैं, आज ऐतिहासिक दिन है। मैं पूरी विश्वास से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये गठबंधन सिर्फ बिहार के सरकार को चलाने में और विकास के कार्यों को ही आगे बढ़ाने में काबिल नहीं होगा, बल्कि ये 2024 तक की देश की जो राजनीति अभी चलेगी, जो तनाव का माहौल है, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए राष्ट्र की राजनीति में, उसमें भी मील का पत्थर साबित होगा। आने वाला वक्त आपको ये जरूर दिखाएगा कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है वही देश की राजनीति में परिलक्षित होगा। चलिए आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार, ये जब राजनीति इतनी ज्यादा गरमाई हुई है और बीजेपी इतनी ज्यादा हमलावर है, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। आज देख लीजिए, बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है और एक दिशा दिखाई है। और हमारी चर्चा, क्योंकि हमारी तो लड़ाई ही बेरोजगारी को लेकर के रही है, सदन से लेकर के आप सड़क तक देख लीजिए, हम लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय रहा, उससे हम लोगों को एक मौका मिला कि अब जनता के प्रति, नौजवानों के प्रति जो दुख दर्द है उसको दूर किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से तल्खी दोनों ही खेमों के बीच, जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार की वजह क्या रही है। आप देखिए जरा कि किस तरह से ये नाराजगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये नाराजगी या गुस्सा देखने और सुनने में आया। 4 बार केंद्र ने बुलाया लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। आपको याद होगा नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उस बैठक से भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी और उसके बाद से लगातार कयास लग रहे थे। आरसीपी सिंह को लेकर भी नीतीश कुमार में काफी नाराज थे। इसके अलावा 25 जुलाई आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई थी, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, उससे भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी। 22 जुलाई को रामनाथ कोविंद की फेयरवेल पार्टी हुई थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं आए थे। इससे पहले 17 जुलाई को अमित शाह की मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक रही, उससे भी उन्होंने दूरी बना ली थी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह नाराजगी और नाराजगी के मुद्दे, जातीय जनगणना की बात रही हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात रही हो, या फिर लाउडस्पीकर का मामला रहा हो। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है जिसमें बीजेपी और जेडीयू जो है वो एक साथ नहीं आते हैं। थोड़ी देर पहले आप फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर भी उनकी मांग अक्सर रहा करती थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व को लेकर वो उनकी जो चाहत थी वो ज्यादा की थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उन्हें पहली बार और अंतिम बार भी। आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री 15 में बनाया, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 2014 में उन्होंने अपनी ताकत से चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर रह गए। अगर उनको अपनी लोकप्रियता का इतना ही अहंकार है तो आएं और अमरलता की तरह दूसरों पर न चढ़ें, कभी बीजेपी कभी आरजेडी न चढ़ें, और आएं और कहें कि मैं प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हूं और बिहार में लोकप्रियता दिखाएं। फिर बिहार की जनता 2014 की तरह उनको दिखा देगी रास्ता। तो बीजेपी बार बार एक ही सवाल उठा रही है कि नीतीश बाबू ने जो पाला बदला है, दरअसल वो तो जनता के साथ धोखा है। वहीं महागठबंधन जो है बार बार ये याद दिला रहा है बीजेपी को कि कभी महागठबंधन छोड़कर भी यही नीतीश कुमार गए थे, तब ये पाक साफ थे, और आज बीजेपी राजनीतिक शुचिता का पाठ ना पढ़ा है। देखिए जरा रिएक्शंस। कितना कम विधायक था तब भी बीजेपी ने उनको क्या बनाया, मुख्यमंत्री। अपने वचन को निभाया। वचन तोड़ने वाले, धोखा देने वाले नीतीश जी को बिहार की जनता सबक सिखाए। हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 लोकसभा सीट जीते, इसके लिए अभी से ताकत लगाएं। हम तो आप देख रहे हैं बार बार बीजेपी ये भी याद दिला रही है जेडीयू को कि हम ज्यादा सीटें जीते थे, लेकिन फिर भी हमने नीतीश कुमार से कहा कि आप सीएम बन जाइए। तो बीजेपी की लीडरशिप को लेकर एक तरफ जेडीयू सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो बड़े दिल की बात कर रही है। तो नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां क्या है, उनकी रिलायबिलिटी को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर, उसे लेकर जो चुनौतियां हैं वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरजेडी के साथ उनका तालमेल, तेजस्वी यादव के साथ वो कितना आगे तक इस सरकार को ले जा पाएंगे। इसके अलावा जो करप्शन, जिसे लेकर अभी थोड़ी देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी सवाल पूछ रहे थे, जो आरजेडी पर लगातार आरोप लगते रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उनसे किस तरह से निपटेंगे। जातिगत संतुलन जो है वो साधना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और 2024 इलेक्शन भले ही अभी थोड़ा टाइम हो, लेकिन बार बार नीतीश कुमार इन इलेक्शंस को, इन लोकसभा इलेक्शंस को किस तरह से साधेंगे, ये एक सवाल उठ रहा है। और आपने देखा कि जेडीयू बार बार ये कह रही है कि हमें ईडी, सीबीआई से डर नहीं लगता है, हम इन एजेंसियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आरजेडी की जो एक आरजेडी को लेकर परसेप्शन रही है, जंगल राज वाली जो परसेप्शन रही है, उस चैलेंज को भी टैकल नीतीश कुमार को करना होगा। विकास के रास्ते पर वो किस तरह से अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कंट्रोल, रिमोट जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में रहेगा। बीजेपी बार बार यही बात कह रही है। इसके अलावा कई पार्टियां हैं, 7 पार्टियों को साथ लेकर चलना गठबंधन में एक बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को किस तरह से नीतीश कुमार टैकल करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर अवनीश अवस्थी, देखिए बीजेपी के चेहरे की भी बात जल्दी से यहाँ पर कर लेते हैं। तो बीजेपी के बिहार में जो चेहरे हैं, जिन्हें आपने आज देखा भी, वो फ्रंट पर आए हैं, रिएक्शंस उनके द्वारा दिए गए हैं। सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय। अवनीश अवस्थी, राजनीतिक शुचिता की बात बार बार की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो चैलेंज सरकार के लिहाज से भी है और दूसरी तरफ चुनौती ये भी है कि बीजेपी अब कैसे आगे बढ़ेगी। बिहार में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? अदिति जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए बीजेपी अपना चेहरा किसको बनाती है, अभी आपने बहुत सारे नाम लिए, उसमें और भी नाम है कुछ, जैसे रविशंकर प्रसाद का भी नाम है। ये सारे बीजेपी के नेता हैं वहाँ पर और लंबे समय से, और इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो जेपी आंदोलन के समय से बिहार में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। इसलिए चेहरे की बात नहीं है, बात नीतियों की है। आप एक बात मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो पूरे देश को एक रखने में, पूरे देश को आगे ले जाने में, वो अगर कहते हैं रात को दिया जलाओ तो देश दिया जलाता है, वो कहते हैं ताली बजाओ तो देश ताली बजाता है, वो कहते हैं कि हर घर तिरंगा हो तो हर घर तिरंगा फहराता है। इसलिए बात चेहरे की नहीं है, बात एक की नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कह रहा हूँ और फिर से उसको रिट्रेट करूँगा कि नीतीश कुमार या जेडीयू ये बताएं कि उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को अगर पार्टी तोड़नी होती तो उनको चीफ मिनिस्टर ना बनाते, बड़ी साफ सी बात है।
तो उन्होंने किसी बिहार की जनता के विकास का कोई उदाहरण नहीं दिया कि हम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा हमारी पार्टी तोड़ रहे थे, बीजेपी से अलग हुए, इसलिए हम किससे मिल गए, जाकर के लालू यादव से, जिसको उन्होंने जो कहा था वो शायद मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ। जो एक दूसरे को दोनों ने कहा है, सांप और नाग और पता नहीं क्या क्या कहा है, पेट में दांत आम पता नहीं क्या, बहुत सारी बातें ऐसी, वो मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन 2 उदाहरण यहाँ दिए गए, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। कर्नाटक में आपने कहा कि सरकार गिराई, सरकार बनाई किसने थी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी। जेडीएस और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देते हुए लड़े थे। रिजल्ट आया, दोनों की कहीं हिंदुस्तान से बाहर कहीं मुलाकात हुई, सरकार बना ली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं। 2 लोग जो फेल हो गए, वो लोग मिल करके पास होने का नाटक कर रहे हैं, ये बात हुई ना। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर अपनी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके इलेक्शन लड़ा था। और बात किसके बाद हुई, और जिन लोगों ने किया वो आज कहाँ पर हैं वो मालूम है, किस कारणों से वो सरकार बनाई गई वहाँ पर महाविकास अघाड़ी की। तो ये शुचिता का सवाल आप उन लोगों से पूछिए। नहीं, शुचिता का सवाल सर सबसे है, क्योंकि राजनीति में सवाल सबसे हैं। और हमारे साथ थोड़ी देर पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, जिन्होंने बिहार में जो उठापटक है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ दिया और महागठबंधन का हाथ थाम लिया, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार में नीतीश कुमार अलग हुए थे। अटल जी की सरकार में उनको रेल मंत्री, कृषि मंत्री बनाया। 2005 में उनको मुख्यमंत्री का नामकरण भाजपा ने किया। स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस और जदयू के नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह इस पक्ष में नहीं थे, वो बहुत नाराज हुए। और फिर 10 साल हम लोगों ने काम किया। तो हम उनको छोटा करते हैं कि उनको अपने कंधों पर बैठा के उनका कद बड़ा किया। नरेंद्र मोदी से नाराज हुए, 14 में अलग चले गए, 40 लोकसभा में 2 जीते, फिर 7 चले आए, 19 में हम जीते 17 सीट, वो जीते 16 सीट 40 सीट में नरेंद्र मोदी के नाम पर, और 20 में विधानसभा जीते, फिर नरेंद्र मोदी के प्रचार के कारण नीतीश कुमार को सीटें बहुत कम आई थी। तो ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर जनादेश प्राप्त करेंगे। और बाबू ललन सिंह जो आपको कह रहे हैं, ये मुंगेर की सीट क्या नीतीश कुमार के नाम पर जीते हैं लोकसभा 19 में, कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं? तो रविशंकर प्रसाद यहाँ ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जेडीयू को कि उसके सांसदों की जीत 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में, दरअसल उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे बिहार में, सुनिए। आज बिहार को हम स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे आतंकवादियों का। आज बिहार में जो लालू जी स्लीपर सेल बनाने की योजना बनाए, आज फुलवाड़ी में जो पीएफआई का हेडक्वार्टर बना, और तो और 500 स्कूलों में जो सीमांचल में लालू जी के समय से हुआ, और अब तक भारत का संविधान, भारत का नियम, रविवार को छुट्टी होती, लेकिन 500 स्कूलों में किसके इजाजत से छुट्टियां शुक्रवार को हो रहा है? क्या ये पाकिस्तान हो गया? क्या कोई इस्लामिक कंट्री हो गया जहां हम भारत के कानून संविधान को ताक पर रख करके ये वोट के तुष्टीकरण नीतियों के तहत नीतीश कुमार की सरकार, और अब तो एक करेला की दूजे नीम चढ़ाए, ये दोनों मिलकर के हम उसका विरोधी हैं। चाहे मुझे जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम तो राष्ट्रवाद का ध्वज लेके चलते हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि स्लीपर सेल नहीं बनने देगी बिहार को, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद का ध्वज लेकर चलते हैं। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात कर रही है और जेडीयू को अचानक से अब सांप्रदायिकता याद आ गई है। सत्यप्रकाश जी, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका जवाब सर 30 सेकंड्स में। देखिए कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कभी क्यों नहीं कहने जाते कि बिहार में हम बेरोजगारी नहीं बढ़ने देंगे, बिहार में हम अविकास नहीं बढ़ने देंगे। वो हमेशा एक ऐसे बहाने को लेकर आते जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़े। कोई नहीं चाहेगा इस राष्ट्र के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का स्लीपर सेल बने। इस देश की कोई पार्टियां ऐसा नहीं चाहेंगी कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े। भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन राग को क्यों आलापना शुरू कर देती है अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए कि ऐसी चीज बता दो जनता के बीच जो
ऐसी बात ही ना हो धरातल पर, जब धरातल पर विकास जन्मेगा तो कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। वो विकास को जन्म नहीं देना चाहते और सांप्रदायिक बात कर देश में जो तनाव लगातार पैदा किया है उसका भी जवाब आज ऐतिहासिक हस्ताक्षर है। राजभवन का जो आज शपथ है वो देश की राजनीति में, आने वाले राजनीति में ऐतिहासिक हस्ताक्षर है। और आने वाले समय में 2024 तक माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा है कि 2024 में आप रहेंगे नहीं रहेंगे, जो सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं सर। वो कह रहे हैं स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे। मैं आपको उसी सवाल का जवाब नहीं सर, आप सीधा मुद्दे पर आ जाइए और सीधा सवाल का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं स्लीपर सेल नहीं बनने देंगे। बता दूं कि भारत के बिहार क्या, भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का स्लीपर सेल होगा ही नहीं। ये हर देश की हर पार्टी का ये है। सिर्फ एक पार्टी ऐसा सपना लेकर घूम रही है कि कहीं वो बता रही है खामखा एक जगह बता रही है स्लीपर सेल बन रहा है। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी राज्य शासित राज्य हैं उस पर वो क्यों नहीं कहती कि वहां ये नहीं बनने देगी। वो दूसरे राज्यों में जाकर जहां उनकी सत्ता नहीं होती वहां सांप्रदायिक तनाव को फैलाने के लिए तरह तरह के शिगुफों को छोड़ती है। कोई पार्टी इस देश में किसी भी हिस्से में, इस देश का कोई नागरिक किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का ऐसा सेल नहीं देखना चाहेगा जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाए या राष्ट्र पर कोई खतरा पैदा करे। ये आप कह रहे हैं कि ऐसा सेल नहीं देखना चाहेगा कोई भी नागरिक संदेश है जो कि सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाए। अरुण पांडे, ये लड़ाई राष्ट्रवाद वर्सेस सांप्रदायिकता पर क्यों आ गई है? ये मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार की जो अब आगे की राजनीति होनी है उसमें एक और जहाँ नीतीश कुमार और लालू जहाँ मिले हैं वहाँ जातिवाद की राजनीति होगी। आपको मालूम होगा कि बिहार में जातीयता का राजनीतिक सामाजिक जीवन में बड़ा बोलबाला है। और अभी जो जातीय जनगणना हो रही है एक तरफ का पत्ता होगा तो एक तरफ जातिवाद होगा, एक तरफ हिंदू और मुस्लिम, ये जो बीजेपी का होगा। ये अभी जो स्लीपर सेल की बात हो रही है उसके पीछे यही है कि हिंदू वोट को गोलबंद करना है, उधर मुस्लिम वोट की गोलबंदी हो। बैठे रहने दीजिए। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहां भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं। सरकार अच्छे से चलेगी बड़ी मजबूती के साथ बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाना है, बिहार के लोगों की तरक्की हो, इसको लेकर के हम और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिल करके दिन रात मेहनत करके बिहार आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। रोजगार का आपका बड़ा मुद्दा था। हमारे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, हमारी बात हुई है उनसे और हम लोग इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। जल्दी ही आप लोगों को 1 महीने के अंदर जो है नौजवानों के लिए रोजगार की जहाँ तक बात है, नौकरियों की बात है, जहाँ तक सरकारी वो लोगों को मिले। सर बीजेपी कह रही है अगर आपने रोजगार से धरने पे बैठ गई है बीजेपी, हर चीज धरने पे बीजेपी बैठ गई है। धरना पर नहीं बैठेंगे तो राजघाट पर। उनके बारे में हम क्या कहें, बैठे रहने दीजिए। जब वक्त था बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जा देने का, विशेष पैकेज देने का, अभी भी तो है ना केंद्र में। अरे इतना तो उनको बोलिए वहां भी धरना दे दें, दिल्ली भी बैठ जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठ जाएं और कम से कम बिहार को उसका वाजिब हक तो दिलाएं। सर कितनी मजबूती से सरकार चलेगी? एक मिनट एक सवाल सर, मजबूती के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये बताइए आप डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे अपने वादे पूरे करेंगे जो पहले किए थे? देखिए तो समय बताएगा। जो कमिटमेंट हमने किया था 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है और सभी बातों से वो सहमत है और जल्द ही 1-2 महीना में जहाँ तक रोजगार नौकरियों की बात थी वो हम लोग पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा होगा। नीतीश जी तेजस्वी यादव मिल के बहुत अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी मुख्यमंत्री जब बनेगा तब बिहार के जनता का मनसा पूरा हो जाएगा। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब आज एक नई शुरुआत हुई है, आज एक नई शुरुआत हुई। हाँ जी, हाँ जी। बिहार की भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ।
कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। आप किस तरह से 2013 में बीजेपी से ब्रेकअप हुआ, फिर आरजेडी का जो अलायंस था महागठबंधन 2017 में उससे ब्रेकअप हुआ, और फिर अब 2022 में एक बार फिर से बीजेपी से अलग हो गए हैं। और उसके बाद से ही बात की जा रही है एक तरफ बिहार में ये जो सियासी उठापटक है उसकी, दूसरी तरफ 2024 के जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, उसके साथ जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तस्वीरें, जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग हुई है। तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले रोजगार को लेकर कई बातें और कई दावे कर रहे थे, वो अभी आपने सुने। मीटिंग हुई है नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, किस तरह से बिहार को आगे बढ़ाना है। लेकिन बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि सत्ता भले ही नीतीश कुमार की रहेगी, लेकिन रिमोट जो है वो रहेगा तेजस्वी यादव के हाथ में। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उन्हें पहली बार और अंतिम बार भी। आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री 15 में बनाया, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 2014 में उन्होंने अपनी ताकत से चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर रह गए। अगर उनको अपनी लोकप्रियता का इतना ही अहंकार है तो आए और अमरलता की तरह दूसरों पर न चढ़ें, कभी बीजेपी कभी आरजेडी न चढ़ें, और आएं और कहें कि मैं प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हूं और बिहार में लोकप्रियता दिखाएं। फिर बिहार की जनता 2014 की तरह उनको दिखा देगी रास्ता। बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो करें कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया, तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। चाहे वो अगर महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, जिसका समझौता था बीजेपी के साथ, और शिवसेना ने जब धोखा दिया तो उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और राजद, कांग्रेस, जनता दल को गलतफहमी है कि हम तीनों मिल जाएंगे तो लोकसभा के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को पराजित कर देंगे। वो भूल रहे हैं आज नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 2014-2019 से भी कई गुना ज़्यादा है। विश्वासघाती आप हैं, गठबंधन धर्म का पालन आप नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सब बात साफ रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि वो गलत है। और नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो अपनी पार्टी के नेताओं के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के की भावना के अनुरूप उन्होंने यह फैसला लिया। द्वारा क्या कुछ कहा गया, उन्होंने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया वो दिया कि 2024 में जो आए 2024 तक टिक नहीं पाएंगे। 2024 के इलेक्शन के साथ बार बार इसे जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की जो प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशंस हैं उनके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें पद का लालच नहीं है। बीजेपी की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की जगह
खाली नहीं है। इसके अलावा साथ ही ये कह रहे हैं कि बार बार बीजेपी यही कह रही है, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, नित्यानंद राय हो या फिर गिरिराज सिंह हो, कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री की जो एम्बिशन है वो एम्बिशन ही रह जाएंगी। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बिहार में ही आप इस वक्त मौजूद हैं। आपको लेकर जेडीयू में बहुत नाराजगी है। कोई कह रहा आपने उन्हें धोखा दिया, कोई कह रहा पार्टी तोड़ना चाह रहे थे। आपका जवाब? देखिए, मैंने पहले भी कहा, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मैं सहयोगियों के साथ गठबंधन धर्म का पालन आज से नहीं, 96 में जब ये बने और पहली बार 2000 में जब सरकार बनाने का मौका मिला तो नीतीश जी को उस समय 36 सीट थे और मेरे 63 सीट थे। हमने उन्हीं को मुख्यमंत्री माना और करते करते जो अंतिम 20 हुआ, इसमें भी हमने हमारे नेता, उस समय के अध्यक्ष, अभी के गृह मंत्री मानवर अमित शाह जी ने अनाउंस किया बिहार की धरती से, वैशाली से, कि आगे हम चुनाव मिलके लड़ेंगे और ये चुनाव केवल लड़ेंगे नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। जब चुनाव हुआ तो 43 सीट आया और हमारा 74 आया। अगर हमने उनको मुख्यमंत्री माना तो ये अगर धोखा है तो धोखा की परिभाषा बदल देनी पड़ेगी। ये मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जी मन की बात लोगों के बीच रख देते तो इनकी दुर्गति नहीं होती। उन्होंने क्या क्या नहीं आरोप किया कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते, हमारे आरसीपी मॉडल लाना चाहते। अरे भाई, अगर मुझे मॉडल ही लाना होता तो हम आपको मुख्यमंत्री क्यों मानते? और आरसीपी को ईमानदारी से बताएं कि नरेंद्र मोदी को आपने कब पत्र लिख के कहा कि मैं आरसीपी को नहीं मंत्री चाहता? किसको आप गलतफहमी में रखना चाहते हैं? बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से बड़े ही जागरूक हैं, इसलिए ये भी बात आपकी मानने वाली नहीं है, तोड़ने वाली भी बात नहीं है। सही सही बताओ, एक कहानिया के श्राप ने कहीं गाय मरा है, वो अगर कह दें कि नरेंद्र मोदी कल हट जाएंगे तो हमारे किसी के कहने से होगा? ये हमारे गांव की कहावत है। नरेंद्र मोदी गलतफहमी में ना रहें। नरेंद्र मोदी के साथ ये विश्वासघात किए हैं। ये अति पिछड़े का बेटा है। ये जिस दिन से प्रधानमंत्री बना है उस दिन से ये षड्यंत्र कर रहे हैं अति पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बने। और इसीलिए 2010 में भी इन्होंने, इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब सुगुड़ बुगुड़ हो रहा था तो उस समय भी नीतीश कुमार ने इसी नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था और डिनर को छोड़ा था। और ये क्या था? लेकिन 10 में उनको लग रहा था कि फिर हटे नहीं। 13 आते आते उनको लगा कि शायद देश की जनता मुझे प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, अलग हो गए। 14 में चुनाव लड़े जी, 2 सीट पर सिमट गए। इसलिए मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार को, अगर आप बड़े ही पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बनाया, 2000 में भी बनाया, 2020 में भी बनाया, अगर आपकी लोकप्रियता है तो 14 की तरह हिम्मत है तो चुनाव लड़ लीजिए। ये देखिए, कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, न अकेले मुख्यमंत्री चैलेंज कहें इसे आपका? लोकप्रिय नेता है। चैलेंज कहें इसे आपका? नहीं समझ पाए दीदी सर, क्या मैं कह रही हूँ कर रही हैं? जेडीयू को, नीतीश कुमार को, इसे आपका चैलेंज कहें, खुली चुनौती। आप चैलेंज? हाँ, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी आपको अपने लोकप्रियता पर इतना ही अहंकार है तो आप तेजस आरजेडी से निकल करके 2024 का चुनाव लड़ें नरेंद्र मोदी के खिलाफ। 2 के तरफ फिर आप नहीं 2 पर आ गए
तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये लड़ेंगे नहीं। ये कभी अकेले चुनाव नहीं लड़े हैं। ये हमारे गांव में, बिहार में एक अमरलत्ता होता है, उजला ऐसा गाछ पे चढ़ता है, वो कभी अपने नहीं खड़ा रहता, वो किसी न किसी गाछ के ऊपर सहारा होता। ये जब भी लड़ेंगे, जब भी सहारा चाहिए, किसी दूसरे का सहारा चाहिए, ये अपने पैर पर कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। ये चुनौती मेरा है। और अभी भी ये प्रधानमंत्री बनने के लिए ये नाता तोड़े हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। कहाँ गए? आरजेडी में, जिसके तेजस्वी ने कहा था ये पलटू राम है, मैं कह रहा हूं कल्टू कुमार हो गए, कलट गए, फिर पलटे फिर कलट गए। और लालू जी ने क्या इनको तगमा दिया था? ये सांप है, ये केंचुआ छोड़ते हैं 2 साल पर। लालू जी ने कहा कि ये गिरगिट है, रंग बदलते हैं। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए, उम्मीदवार बनने के लिए, बनना तो है नहीं, उम्मीदवार बनने के लिए ये गए हैं आरजेडी के साथ। और आरजेडी के गठबंधन में तय हुआ है ये देश की राजनीति करेंगे। यहाँ तो जगह न है, न देश में भी जगह नहीं है। ये बहाना काहे को? बहाना किस बात का? बहाना ना करें। नैतिकता इनके पास में है नहीं, नीति है नहीं, नियत है नहीं। ये नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म जब से बने हैं तब से हमने निभाने का काम किया है। नहीं, लेकिन आज उन्होंने कहा, ललन सिंह ने कहा कि जो बीजेपी, पुरानी बीजेपी थी, जो बीजेपी की पुरानी लीडरशिप थी, वो गठबंधन धर्म निभाना जानती है। जो मौजूदा लीडरशिप है वो गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानती। अरे भाई, जब आप उन्होंने तोड़ लिया है तो क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे न कि गिरिराज खराब है, रविशंकर खराब है, सुशील मोदी खराब है, कुछ कुछ बोलेंगे। ये बोलने उलने से नहीं होगा। बिहार की जनता और देश की जनता राजनीतिक परिपक्वता है। ये 2010 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लिए वो उतने बड़ा भोजन का डिनर को कैंसिल किया और फिर नौटंकी किया, लेकिन 14 में आके मुंह भार गिर गए। फिर अभी वही किया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से हम अकेले राजनीति करते आए हैं, कोनो आज से है। हम कोई पैरासाइट नहीं है, हम कोई अमरलत्ता नहीं है। हम खुद अपने नीतियों के साथ चलते हैं। हमारी नीति स्पष्ट है, राष्ट्रवाद, विकासवाद और तुष्टीकरण का विरोध। आज ये कह रहे हैं कि ये माहौल खराब कर रहे थे। जी, वो कह रहे हैं आप पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे? 13 में सीरियल ब्लास्ट हुआ इनके समय में, और सांप्रदायिकता हम फैलाते हैं। स्लीपर सेल बन रहा आतंकवादियों का, PFI का बिहार में, और अब हम फैला रहे हैं सांप्रदायिकता। इनके राज में लालू जी से समय शुरू हुआ 90 से, और अभी तक पूरे देश में बिहार एक ऐसा प्रांत बन गया है, सीमांचल, जहां देश का कानून नहीं काम कर रहा है। स्कूलों में छुट्टियां हो रही है शुक्रवार को। क्या ये उस मुस्लिम कंट्री है? क्या ये शरिया का कानून चल रहा है? हमारे जैसे लोग तो इसका विरोध करेंगे कि बिहार में कोई शरिया कानून नहीं चलेगा, बिहार में कोई PFI का, ISI का राज नहीं चलेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये आगे ये करते रहेंगे, हम इसका विरोध करते रहेंगे। आप कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं सर, आप ही के पुराने साथी रहे। हम तो पुराने साथी रहे या नए साथी, हम तो पहले भी आवाज उठा रहे थे। जब भी हुआ, मेरे ही बेगूसराय में मैंने आवाज उठाया। मैं आवाज को कभी बंद नहीं किया। मैं आज भी कह रहा हूं कि अब विपक्ष में है तो भी आवाज उठाएंगे, पक्ष में थे तो भी आवाज उठाएंगे। देश की अखंडता के लिए खतरा है। वोट आएगा और जाएगा, लेकिन देश को बचाना प्रथम कर्तव्य है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है।
इसलिए हम तो करेंगे। कोई सांप्रदायिक कहे, हम सांप्रदायिक क्या रहेंगे? हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय वसुधैव कुटुम्बकम भारतीय नीतियों के तरह हम चलते हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है बिहार स्लीपर सेल बन रहा है? आपको क्यों लगता है कि बिहार स्लीपर सेल बन रहा है? हमको क्यों लगता है? आपने देखा फुलवाड़ी में पकड़ाया जखीरा और 13 जिलों में आतंकवादी छुपे थे, तो स्लीपर सेल नहीं है तो और क्या है? ये आतंकवादियों के लिए सबसे सेफ जोन बनते जा रहा है। तो हम नहीं बोले, हमारे लोग नहीं बोले भारत को हम आतंकवादी सीरिया बना दें, पाकिस्तान के मंसूबे को यहाँ लागू कर दें। तो अगर हमारे लोगों ने बोला तो कौन सा गुनाह किया? ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये वोट के खातिर लोगों को तुष्टीकरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आपने वक्त निकाला और जी न्यूज से बात की है। थैंक यू सो मच सर।